दोस्तों नमस्कार। आज हमारा टॉपिक अभिप्रेरणा और उसके प्रकार हैं। एक पार्ट तो बना दिया, आज है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे और जिसमें मैंने लिए हैं आपके मुख्य घटक हैं। किसके? अभिप्रेरणा के मुख्य घटक कौन कौन से? नीड्स। सबसे पहले मान लो हमें बर्गर की नीड है खाने की, उसके लिए दूसरा एक्शन क्या होगा? बिहेवियर, यानी कि वर्किंग। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? काम। और काम करोगे तभी अचीवमेंट मिलेगी। तो पहला है नीड्स, आवश्यकता। दूसरा है चालक, यानी कि काम करना पड़ेगा। और तीसरा आपका अचीवमेंट, परिणाम। ये तीन चीज हैं। अब क्या क्या सिस्टम है देखेंगे इसमें। पहला है आपका अभिप्रेरणा के स्रोत। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिप्रेरणा के तीन मुख्य स्रोत हैं। पहला है आवश्यकता, यानी कि हमें जीवन में सबसे पहले किसी चीज की नीड होती है, आवश्यकता होती है। मान लो पैसे की आवश्यकता है, हमें पैसे की आवश्यकता है, तो हम कहीं ना कहीं उसके लिए क्या कर रहे हैं? एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं कि टीचर लगेंगे। दूसरा चालक, चालक का मतलब वर्किंग। इसके लिए आप क्या कर रहे हो? दिन रात मेहनत कर रहे हो अपने काम में, एस्टेट सीटेट क्लियर करने के लिए, ताकि पैसा मिले। और जब वर्किंग करोगे, वर्किंग के बाद क्या होगा? प्रोत्साहन, इंसेंटिव। जब आपने कोई चीज क्लियर की तो इंसेंटिव या लाभ या अचीवमेंट तो बनती है। तो प्रोत्साहन क्या होगा? आपका अपना पैसा। तो चलो शुरुआत करते हैं आवश्यकता की डिटेल। मनुष्य की मुख्य रूप से जैविक और सामाजिक दो तरह की आवश्यकताएं होती हैं। देखो, जैविक का मतलब जो प्राथमिक है, जो नेचुरल है। जैविक का मतलब नेचुरल, जैसे भूख, प्यास, आराम, नींद, सेक्स। ये सब प्राथमिक और जैविक आवश्यकताएं हैं हमारी। और सामाजिक मतलब समाज में उसे इज्जत, समाज में शिक्षा चाहिए। तो इस तरह की दो तरह की आवश्यकता होती हैं। डिटेल पढ़ते हैं। भोजन, जल, नींद, मलमूत्र त्याग, ये सब क्या है? प्राथमिक, यानी कि जैविक। जैविक आवश्यकताएं हैं। जबकि सामाजिक आवश्यकताओं में धन अर्जन, पैसा गुर करना, दूसरों के साथ संबंध बनाना, यानी कि समाज में रहना, सामाजिकता बनाना, शिक्षा ग्रहण करना, समाज में इज्जत बनाना, इज्जत ग्रहण करना। तो ये दूसरी आवश्यकता है। भाई कई बार उस पैसे का, उस जीवन का क्या फायदा जब आपकी इज्जत ना हो? तो ये भी जरूरी है। जैविक आवश्यकताएं ऐसी आधारभूत आवश्यकताएं हैं जिन्हें पूरा न होने पर मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ सकता है। सीधी सी बात है, अगर भोजन, जल, वायु ना मिले तो मर जाएगा आदमी। यदि इनमें से कोई व्यवस्था पूरी नहीं होती है तो मनुष्य के शरीर में तनाव उत्पन्न होता है, जिससे मनुष्य उस आवश्यकता विशेष की पूर्ति के लिए क्रियाशील हो जाते हैं। भाई इन भोजन को पाने के लिए, दो वक्त की रोटी के लिए आदमी दिन रात क्रियाशील है। और इससे ज्यादा उदाहरण क्या चाहिए आपको? क्रियाशील है। जब भूख नहीं होगी तो कहाँ क्रिया करेगा? ये देखो आप। मनोवैज्ञानिकों ने आवश्यकता को अभिप्रेरणा की उत्पत्ति में पहला कदम बताया है कि किसी चीज की आवश्यकता होगी तभी क्रिया होगी, तभी मोटिवेट होगा, बंदा नहीं होगा। आप जीवन में कुछ बनना ही नहीं चाह रहे, टीचर ही नहीं बनना चाह रहे, तो एस्टेट में मैं कितनी तैयारी करा दूं आपको, आप उस मन से नहीं पढ़ोगे और ना ही एस्टेट के लिए कर पाओगे। मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के साथ ही उसकी क्रियाशीलता और शारीरिक तनाव की समाप्ति हो जाती है। जैसे ही आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, उसको तनाव समाप्त। तो ये तो दो तरह की आवश्यकता हैं दोस्तों, जैविक और सामाजिक, जो बहुत जरूरी हैं। जैविक बहुत जरूरी है और इस आवश्यकता के कारण ही ये जितने भी कार्य होते हैं जीवन में, पूरे जीवन में, ये आवश्यकता कारण ही होते हैं। दूसरा है चालक या अंतर्नोद, यानी कि मोटर। जब व्यक्ति में किसी चीज के प्रति आवश्यकता उत्पन्न होती है तो उस व्यक्ति में उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्रियाशील बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस जो क्रिया कर रहे हो ना, वर्किंग जो कार्य कर रहे हो, इसी को बोलते हैं चालक। चालक मीन्स चलना, चलना मीन्स कार्य का होना।
जो हमें शक्ति देता, ऊर्जा देता, जो कार्य है। तो क्रियाशीलता या कार्य या शक्ति या ऊर्जा, इन्हीं को बोलते हैं चालक। ध्यान रखना इस बात का। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, स्टेट को क्लियर करने के लिए जो आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, इसे बोलते हैं चालक। और जो भूख है आपकी, वो है स्टेट क्लियर करना। इस क्रियाशीलता को चालक या अंतर्नोद कहा जाता है, अभी बताया है। चालक या प्रेरक क्रिया करने की शक्ति या ऊर्जा है। उदाहरण के लिए भोजन की आवश्यकता, आपको भोजन चाहिए, तो यह आवश्यकता प्राणी में भूख चालक को जन्म देती है। इस प्रकार पानी की अवस्था प्यास चालक को जन्म देती है। ये चालक प्राणी को एक निश्चित प्रकार की क्रिया या व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये चीज तो हैं जो एक निश्चित प्रकार की क्रिया और व्यवहार करने के लिए मजबूर करती हैं। ये भूख प्यास के कारण ही हम कोई ना कोई क्रिया व्यवहार करते हैं, ताकि अपनी प्यास भूख मिटा सकें। इन शारीरिक अवस्थाओं के अतिरिक्त कुछ मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं भी होती हैं, जिसे मनोवैज्ञानिक अंतर्नोद चालक कहा जाता है। वस्तुतः चालक शरीर की एक आंतरिक क्रिया या दशा है जो विशेष प्रकार के व्यवहार के लिए प्रेरणा देती है। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा, प्रोत्साहन, इंसेंटिव या उद्दीपन। प्रोत्साहन का संबंध बाहरी वातावरण या बाह्य वस्तुओं से होता है। भाई इंसेंटिव मीन्स आपको पैसा मिलेगा, तो पैसा एक प्रकार से इंसेंटिव ही तो है, जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसकी प्राप्ति से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति और चालक में कमी आती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की आवश्यकता उत्पन्न होने पर उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए चालक उत्पन्न होता है। जिस वस्तु से आवश्यकता पूर्ण होती है उसे उद्दीपन कहते हैं। उदाहरण के लिए भूख एक चालक है, तो जिसे कौन संतुष्ट करेगा? भोजन। अतः भूख चालक के लिए भोजन प्रोत्साहन और उद्दीपन का कार्य करता है। वस्तुतः उद्दीपन या प्रोत्साहन की परिभाषा उस वस्तु, स्थिति, क्रिया के रूप में की जा सकती है जो हमारे व्यवहार को उद्दीपित, उत्साहित और निर्देशित करती है। तो दोस्तों ये 3 चीज हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, कम से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके कंसेप्ट को, आए हुए क्वेश्चन है, केवल कंसेप्ट बहुत अच्छा करेंगे। चालक सिद्धांत सम्मित है अधिगम से गलत, बुद्धि से गलत, अभिप्रेरणा से बिल्कुल सही। क्योंकि अभिप्रेरणा के 3 घटक हैं, चालक, आवश्यकता और इंसेंटिव। तो सही आंसर सी। नहीं तो में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक चक्र, मोटिवेशन साइकिल, मोटिवेशन साइकिल पहले होता है नीड, उसके बाद मोटिव यानी कि चालक, उसके बाद इंसेंटिव। तो कौन सा नहीं है पूछा है मोटिवेशन साइकिल में? तो मोटिव है जो नंबर 2 पे आता है, प्रोत्साहन है जो नंबर 3 पे आता है, आवश्यकता है जो नंबर 1 पे आती है, प्रेरणा नहीं है। कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? एस्टेट टीजीटी नवंबर 2017 में। तो कौन सा नहीं है पूछा है? नीड है पहले नंबर पे, रोट मेमोरी को रटना, याद करना, ये गलत है, ये नहीं है। ड्राइव्स है दूसरा, इंसेंटिव तीसरा। डैश खालिस्तान को एक अभिप्रेत शिक्षण का संकेत माना जाता है। कौन सा शिक्षण मोटिवेटेड टीचिंग माना जाएगा? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। भाई क्वांटिटी थोड़ी ना बढ़ानी हम कक्षा में, थोड़ा पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ, तो ये गलत है। शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, सबसे ज्यादा सही ये है। आपके विद्यार्थी आपसे अगर क्वेश्चन पूछें तो इसका मतलब वो मोटिवेट हैं, तभी तो प्रश्न पूछ पा रहे हैं। मोटिवेट हैं आपसे तभी तो प्रश्न पूछ पा रहे हैं। तो सबसे अच्छा उदाहरण ये इन सभी में। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, गलत। बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, यहां गलत है दोस्तों।
आंतरिक रूप से जो अभिप्रेरित विद्यार्थी है थोड़ी बहुत तो उसको पुरस्कार मिलेगा, तो वो पहले से ज़्यादा सीख पाएगा। सेकंडरी इसी बात को तो कहता है कि आप अगर पुनर्बल दे दोगे, पुरस्कार दे दोगे, तो उस पहले से ज़्यादा लर्निंग होगी उसकी अच्छी। अब ये कह रहा है बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, तो गलत। दूसरा, के लिए बाहरी पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये लैंग्वेज टफ सी लग रही है, लेकिन ये सही है। देखो, मतलब केवल बाहरी पुरस्कार से ही अभिप्रेरणा को बनाए रखना यही पर्याप्त नहीं है। बाहरी पुरस्कार हो, आंतरिक पुरस्कार हो, इंटरनल मोटिवेशन हो, और भी चीज हैं, तो ये सही है कि बाहरी पुरस्कार ही पर्याप्त नहीं है उसकी मोटिवेशन बनाने के लिए। दूसरा सही है। तीसरा, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को बढ़ा सकता है। संवर्धित करने का मतलब बढ़ाना। सीखने को बढ़ाना है तो विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने पर बिल्कुल ठीक। वास्तविक अपेक्षाएं का मतलब जिसकी जैसी सिचुएशन है, जिस आईक्यू का बालक है उसको उतनी ही अपेक्षाएं रखो उससे। अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने में गलत। विद्यार्थियों से किस प्रकार की अपेक्षा न रखना, ये भी गलत। विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षा रखना, ये भी गलत। वास्तविक अपेक्षाएं रखो विद्यार्थियों से। नंबर 1, विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? गला काट प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दीजिए, गलत। विद्यार्थियों के सम्मुख एक दुर्लभ लक्ष्य रखना, भाई लक्ष्य तो रखो लेकिन दुर्लभ नहीं, ये गलत है। नई तकनीकी और नई विधियों का प्रयोग करना बिल्कुल सही, ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करे, ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। नई नई तकनीकी और विधियों का प्रयोग करना चाहिए, तभी मोटिवेट होगा बच्चा और तभी क्वेश्चन पूछेगा आपसे और तभी वो सीखेगा। एक अभिप्रेरित बालक निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शन नहीं करता? जो पहले से ही मोटिवेट है, कुछ करना चाहता है। सीखने की इच्छा, ठीक। सीखने में पैकेजिंग लर्निंग, यानी कि छोटे छोटे फोल्डर बनाना लर्निंग के सीखने के, ये भी ठीक है। डिजायरेबल, उसका अपना डिजायर होनी चाहिए, भाई मुझे ये करना है। एस्टेट टीजी 2014 में। समूह से अलगाव, ये गलत है। समूह से अलग रह के बालक बहुत कम सीख पाता है। समूह में साथ रह के ग्रुप डिस्कस करके बहुत कुछ सीख सकता है, तो ये नहीं है, ये गलत है। सीटेट सितंबर 2016 में, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उनके भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? काम जल्दी पूरा करने के लिए मैक टॉफी मिलेगी, गलत। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। मैं शिक्षार्थी का आंतरिक प्रेरणा है, ये ठीक है। उसे पॉजिटिव एनर्जी दो कि बेटा तुम कर सकते हो, तुम सीखोगे, तुम कर जाओगे, तो बच्चा मोटिवेट होगा और आपके लक्ष्य को, अपने लक्ष्य को पार कर लेगा। सीटेट पीआरटी सितंबर 2015 में, प्राथमिक विद्यालय शिक्षा को अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए किस रणनीति को अपनाना चाहिए? यानी कि 1 से 5 तक जो पढ़ाते हैं, जो टीचर है उसको अपने विद्यार्थियों को मोटिवेट करना है, तो प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक रूप में प्रोत्साहित करना, पुरस्कार देना और दंड का उपयोग, बिल्कुल ठीक। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करना, उन्हें पाने में सहायता करना, ये भी ठीक। पूरी कक्षा में मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के कठोर मानदंड निर्धारित करना, ये गलत है। कठोर नियम मत बनाओ। प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए, साइकोलॉजी में अंक ज्यादा से ज्यादा अंक लाने के लिए मना किया जाता है, ये गलत है। तो इन दोनों में से बेस्ट आंसर देखो अगर आप अपने विद्यार्थी को मोटिवेट करना चाहते हो। प्रत्येक गतिविधि के प्रेरकों में प्रोत्साहित, पुरस्कार और दंड, ये है बाह्य पुरस्कार, यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा, और उनकी रुचियों के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करना, यह है आंतरिक अभिप्रेरणा। तो अगर कामयाब होना है तो ये अपनाना पड़ेगा, आंतरिक अभिप्रेरणा। बच्चा अंदर से मोटिवेट होना चाहिए, तो सही आंसर 2 को रखोगे आप। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने कहा? मैकडूगल ने।
नेक्स्ट, अभिप्रेरणा मूल्यांकन एक खालिस्तान उद्देश्य है, यानी कि प्राथमिक जो मूल्यांकन है, हो सकता है ये भी हो, एक बार चेक कर लेना आप। प्रेरणा सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक सिखाने में कैसे वृद्धि कर सकता है? बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करें, सीखें। उम्मीदों के समान मान निर्धारित करना, छात्रों से कोई उम्मीद न करना। नेगेटिव तो बोल नहीं सकते। अत्यधिक उच्च उम्मीद रखना ये भी गलत है। छात्रों से यथार्थवादी उम्मीद, रियल उम्मीद रखो, ये बिल्कुल ठीक है। ये पहले भी आ लिया पेपर में कि रियल यथार्थवादी उम्मीद रखो बच्चों के साथ। प्रेरणा का अनुचित तरीका, नेगेटिव अप्रोच, दंड, ये नहीं होना चाहिए। सुरक्षा की मांग में भूख और प्यास, ये हैं दोस्तों प्राकृतिक, यानी कि नेचुरल हैं, और ये प्राथमिक हैं, जैविक हैं। भूख और प्यास, इनके कारण जो काम होगा वो इनके कारण नहीं होगा। भूख और प्यास नेचुरल हैं, प्रथम हैं। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किसकी आवश्यकता होती है? बच्चों को कंट्रोल करने की, नेगेटिव बात। अन्य बच्चों के साथ तुलना करने की, नेगेटिव। तो दोस्तों साइकोलॉजी मना करती है कि बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ तुलना मत करो कभी भी। इससे नेगेटिविटी आती है, बच्चों में हीन भावना आती है। बच्चों को प्रेरित करना बिल्कुल सही। बच्चों को आपको प्रोत्साहित करना है तो बच्चों को मोटिवेट करो, सही। नेक्स्ट, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्न में से किस कथन से आप सहमत हैं? यानी कि लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो तो सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए, बिल्कुल ठीक। क्योंकि बच्चों के साथ अगर ज़्यादा भावना रखोगे कि भाई ये तो इसे रहने दो, इसे कुछ नहीं करके आया आज, तो ये तो बहुत प्यारा बच्चा है, ये रहने दो, इसे कुछ काम मत दो, तो ऐसे अलग रख देना चाहिए, बिल्कुल ठीक। तो दोस्तों कंप्लीट है। थैंक यू।